इसको अगर हम भाग दें कुछ समीकरण ऊपर वाले समीकरण से तो कुछ हमें ऐसा प्राप्त होगा। एक्चुअली मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहती हूँ, चूँकि एच स्क्वायर ई नॉट और एम जेड ई स्क्वायर ये आएगा, ये हमारे फार्मूलाज होंगे। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वो तो हो गया हमारी त्रिज्या कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या किस पे डिपेंड करती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लेमडा पाई एम जेड ई स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगला मैं बात करती हूँ कि बोहर्स त्रिज्या क्या है। व्हाट इज बोहर्स रेडियस? बोहर्स रेडियस मीन्स, अगर मैं बात करूँ R1 इक्वल्स टू एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वेयर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, बोहर्स रेडियस ये दिया हुआ है। तो अगर इसका मान बोहर्स त्रिज्या का मान होता है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बोहर्स त्रिज्या का मान इतना एंगस्ट्रॉन्स होता है। अगर हम इस प्रकार अगर हम अनुमत स्थायी कक्षा की बात करें, इस प्रकार अनुमत स्थायी कक्षा की बात करें, कक्षा की त्रिज्या की बात करें, तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 n स्क्वायर बाई जेड होगा। ये होगा बच्चों, इतना कुछ होगा। वी विल एक्सप्लेन, आपको ईजली वे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये फार्मूलाज जो हमारे दिए वो 100% वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूर आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। मैं मॉक टेस्ट लूँगी, उसमें पक्का आने वाला है। ठीक है, तो अगला मैं बात करती हूँ कि अगर आप पहली दूसरी कक्षा के लिए बात करें, अगर फर्स्ट परमाणु का अगर ऑर्बिटल है, उसका मतलब सेल है, कक्षा है, तो n इक्वल्स टू 2 होगा। अगर मत 1 होगा ना, 1 इक्वल्स टू सॉरी तो उसकी वैल्यू दूसरे के लिए इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसके लिए R का मान 2.12 एंगस्ट्रॉन होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा बात करें तो हमारा बोहर्स का सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। n की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दी तो उसका मान हो जाएगा 9R1। अगर 9 इक्वल्स टू 0.53, क्योंकि R पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होगा 4.77 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद ये आ जाएगा, मतलब अगर हम बात करें तो बेसिकली इस फार्मूलाज में दिया था हमारे नेक्स्ट फार्मूलाज में कि R इक्वल्स टू डिपेंड ऑन R1 की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड के ये डायरेक्टली बराबर होगा। तो अगर हम इस पे डिपेंड करते हैं तो फार्मूलाज में बस, क्योंकि जेड इक्वल्स टू हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया है, सॉरी अगर मैं ये बात एस्केप कर दी बच्चों कि ये हाइड्रोजन के लिए था, तो आप इजीली खुद ही निकाल सकते हो, इस फार्मूला से निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला से ये हुआ, मैंने रखा R इक्वल्स टू 2 तो 2.12 आया। इसको याद कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम ज़रूर आएगा, तो आप इजीली कर सकते हो। फिर अगले बात करते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, स्टेशनरी स्टेज पे हो, विरामावस्था में हो,
स्टैटिस्टिक्स मतलब हम जब अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग पर व्यंजक भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे हम समीकरण 2 से हम इसको ज्ञात करेंगे। v इक्वल्स टू एन एच 2 पाई एम आर, ये फार्मूला है। इसको समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से निकालेंगे। तो अगर मैं चूँकि इक्वेशंस मैंने इसमें डाला नहीं था तो आपको 2 नहीं दिख रहा होगा। सॉरी इक्वेशन 2 हमारा जो ये बोहर्स ला था, बोहर्स कहाँ मैंने लिखा, ये मेरा इक्वेशन 2 था और ये जो था इक्वेशन 1 है बच्चों, 1 है और ये 2 है। और इक्वेशन 3 क्या था मेरा, इक्वेशन 3 कहाँ गया मेरा, और ये जो है ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, सॉरी टू से, मेरे दिमाग से निकल गया कि इक्वेशन तो मैंने डाला ही नहीं और मैंने सॉल्व भी पता नहीं कैसे कर दिया। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, यहाँ से। तो समीकरण 2 हमारा ये था, समीकरण 2 कहाँ गया, समीकरण 2 ये है। इससे हम बोहर्स लॉ से इसको इजली वे में फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, चूँकि एम भी स्क्वायर बाई आर था तो भी को मैंने यहाँ लाया और एन बाई 2 पाई यहाँ पे रहा और इसके जगह पे मैंने एम आर लिख दिया जैसे था वो समीकरण 2 से। फिर अगली बात करते हैं, तो समीकरण 3 से अगर हम मान रखें, समीकरण 3 क्या था, मान रखिए मैं लिख देती हूँ समीकरण 3 क्या था, क्योंकि समीकरण पीछे चला गया है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो ये इस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशंस में आर दिया हुआ है और हमारे इसमें भी वैल्यू आर दी हुई है। तो क्या अगर हम भी की वैल्यू निकालना चाहें तो भी की वैल्यू ये भी है एक्चुअली, तो हम आर की वैल्यू ये दिया हुआ है, अगर इसमें आर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हमें वी की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। आप लोग अपनी कापी पेन में राइट डाउन करते रहेंगे, अगर इजली वे में अपने खुद से करेंगे थोड़ा सा समझ के तो हो जाएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी पार्ट है और मैं तो पूरा डेरिवेशंस कर करके आपको समझा रही हूँ। तो ये देखिए बच्चों, फिर ये हमने मान रख के हमने इतना फार्मूलाज डेरिव किया। और मान कैसे रखा मैंने आपको बताया कि यहाँ से आर की वैल्यू बाई में रखेंगे और यहाँ से हम बाई में रखने के बाद हमको यहाँ से पता चला कि भी इज़ एंटी प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो जेड ई आर एच एप्सिलॉन सारे कांस्टेंट है, तो ये ज़्यादातर डिपेंड करेगा इस वेरिएबल्स पे। ये बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि भी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होंगे। तो ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, जो कि ऑर्बिट्स है, मैंने पहले ही आपको बता चुका है। तो आगे मैं बात करती हूँ कि अगर v1 की वैल्यू अगर मैं पर्टिकुलर धीरे धीरे मान रख के निकालूँ तो क्या होगा। पर्टिकुलर अगर मैं मान रख के तो v1 इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई ई 2h एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं वैल्यू रखूँ 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10⁻34। अगर वैल्यू लिखूँ तो इसकी वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू 2.19 इक्वल्स टू 10.6 मीटर पर सेकेंड होगा। ये वैल्यू भी आपको बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है, इसको ईजली वे में आप याद रखिए, ये ज़रूर याद रखिए, ये वैल्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं तो स्टार दे दूँगी, 2 स्टार। तो हाँ, हम लोगों ने इतने चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जब हमारा ऑर्बिट्स की कक्षाएं जो हों वो स्थायी हों तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक में दूसरी होता है K=1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। ये तो आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा। और ये किसके बराबर होगा? समीकरण 1 हमारा क्या था? Ze² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर था। अब समीकरण 1 कुछ बच्चों को याद नहीं होगा कि समीकरण 1 मैम क्या था, याद है किसी को? समीकरण 1 तो यही जो मैंने लिखा है आप लोग इसे याद कर लीजिए कि यही समीकरण 1 है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ Kn=mz², अगर मैं केवल k की वैल्यू रख रही हूँ, E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² 1/n², इतना आने वाला है। अब कैसे आया? धीरे गुणा करके आया, इतना भी टफ नहीं है। फिर K=z² RHC, R क्या आ गया? ये जो पूरा कांस्टेंट था इसको मैंने R माना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का H तो है ही HC/n²। इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, Z² 36.6 n²/E0, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं स्थिति ऊर्जा किसी तरह बात करूं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE माइनस का E0 और R, तो माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। तो U0 =ZE² 2RHC/n²। ऐसा कैसे आ रहा है? ये तो कोई सोच ही रहा होगा मेरे ख्याल से। ये भैया मैं बस सॉल्व कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? देखो UN ये आता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा ना, होगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे E²/R की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं बात करूँ ZE² को, अगर मैं इन सब को टू RH से तो रिप्लेस कर सकती हूँ। जिससे रिप्लेस करना था मैंने उससे रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया है मैंने। फिर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट ऑन की 13.6, वहाँ n² बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने इसे इजीली फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये भी आपका एक फार्मूला है, ठीक है। इसको भी अपने कॉपी में नोटबुक में इजीली से राइट डाउन कर लीजिए आपने, ठीक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देना चाहती हूँ इन बेसिस पे। ऐसे बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस तो हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस हो गए। अगर आप लोगों ने एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व किया तो मेरी पढ़ाई तो व्यर्थ होने वाली है। आप लोगों को मैं कितना भी पढ़ा दूँ बट न्यूमेरिकल ना दूँ तो आप लोग कहेंगे कि मैम एक क्वेश्चन है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बात करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, अरे बाप रे बाप, हाइड्रोजन की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड कितने
परिक्रमण करता है। अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। h इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर दिया हो, वो तो पता ही है आप लोगों को, 9.1 इंटू 10⁻, नहीं, कुछ घोंचू बच्चे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है, उनको लिए ये था। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन सेकेंड कितने परिक्रमण करते हैं, अगर h और इसकी वैल्यू दी गई है। तो बोहर कक्षा का सूत्र क्या होता है, MVR इक्वल्स टू NH/2 होता है ये फॉर्मूला, MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई। इसको अगर प्रथम बोहर कक्षा की बात करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से हम v इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आगे मैं इसको सॉल्व करके लिखती हूँ, आप लोग देखिएगा। v इक्वल्स टू h/2π/m। अगर प्रथम कक्षा में प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या अर्थात आवृत्ति की मैं बात करूँ तो v कक्षीय होगा, v कक्षीय इक्वल्स टू न्यू 2πr। इससे आप सहमत हैं, ऐसा होगा क्योंकि v इक्वल्स टू h/2πm है। तो अगर मैं बात करूँ कि न्यू की, तो न्यू होता है 1/2π, तो 1/2π की मैंने वैल्यू रख दी, पाई आर की वैल्यू ये रख दी और फिर भी r² हो जाएगा। फिर h इक्वल्स टू 4πr²/mr²। तेरे गुणा किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बोहर की कक्षा की त्रिज्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जैसा कि मैंने बताया था। इसको मैं 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ईजी है। तो v कक्षीय की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू रखना है बस। h की वैल्यू होती है 6.6, पीछे आप लोगों को नोटबुक में लिखा होगा तभी बच्चों समझ में आएगा, बिकॉज ऐसे आपको नहीं समझ में आने वाला है। ये देखिए h की वैल्यू रखेंगे, 4 की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर m की वैल्यू, फिर r की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ठीक है। रखूँ अब मैं वैल्यू, तो 4 इक्वल्स टू 3.14 स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 0.53, वो कक्षीय वेग था, इक्वल्स टू 10⁻3 का होल स्क्वायर। इन सबको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आंसर हमारा 6.55 10⁻15 प्रति सेकेंड होगा। इजी पीजी है क्वेश्चन, बहुत इजी था, मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया। आप इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने से खुद से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इजी हो। चलिए, अगर अच्छा हो तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करना चाहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, और अगर मैं ही पढ़ती रहूँगी और मैं ही पढ़ाती रहूँगी तो कुछ नहीं हो सकता। आपको क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी हमारे साथ। ज़्यादा कुछ नहीं मैं मांगती, बस मैं यही मांगती हूँ बच्चों से कि बच्चे, अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तो आप कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। अरे क्वेश्चंस आपका इतना एडिक्शंस होना चाहिए, जितना मोबाइल के प्रति है उतना आपको अगर पढ़ाई के प्रति एडिक्शंस हो जाए तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएं। तो मोस्ट ऑफ कि आप लोगों को एडिक्शंस होने चाहिए पढ़ने के, न कि किसी और चीज़।
हाँ तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए एक मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप भी साथ साथ लिखिए। एक अल्फा कण भी बोल्ट, एक अल्फा कण भी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित, एक अल्फा कण विभवांतर से त्वरित होकर किसी नाभिक परमाणु क्रमांक जिसका Z है से टकराता है। यदि नाभिक की परमाणु त्रिज्या, यदि नाभिक की परमाणु संख्या Z हो तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी r=14.4 Z बोल्ट एंगस्ट्रॉम होगी। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है यूपी बोर्ड की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक अल्फा कण भी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित है। अल्फा कण का परमाणु क्रमांक हीलियम परमाणु के बराबर होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक, इस कौन से विभवांतर से? भी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु क्रमांक क्या है? Z है, से टकराता है। अल्फा कण किसी परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। यदि नाभिक की परमाणु की संख्या Z है और तो सिद्ध करना है कि अल्फा कण नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी क्या होगी? r=4.4 Z/v एंगस्ट्रॉम होगा। ये 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, तो नाभिक से अल्फा कण के निकटतम पहुंचने की दूरी का फार्मूला क्या होगा? आज ही पढ़ाया और अभी ही पढ़ाया है। किसको किसको याद है और किसको किसको नहीं याद है? कैसे पता चलेगा? लाइव तो क्लासेस है नहीं कि पता कैसे मुझे चले कि किसको किसको याद है और किसको किसको नहीं याद। सही बात है, कैसे पता चलेगा? चलो हम बताते हैं, हम बताएंगे, आप लोग सुनिए, देखिए और क्या कर सकते हैं। और नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Z² K। ये होता है फार्मूला किसका? किसी भी परमाणु का। यहाँ अल्फा कण है तो अल्फा कण के नाभिक से निकटतम पहुँचने की ये दूरी है। ठीक है, जहाँ पर K काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा कण की गति ऊर्जा K है और अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तब हम इस फार्मूले में चलिए रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Z² और क्योंकि K=2 ऐसा कुछ होता है, आपको EV याद है? ये फार्मूला याद है K=EV। तो यही वाला फार्मूला हम थोड़ा सा रखेंगे। एक बार मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया EV। अब फिर हम इसमें लिखेंगे। ठीक है,
तो फिर है आर नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वेयर। तो ई की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्फा कण है 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बोल्ट में दिया हुआ भी बाधा से चल रहा था, तो भी हो जाएगा इसको सॉल्व करिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या जेड ई बाई भी। कितना आया? ठीक, अगला क्या आएगा? फिर यहाँ पे हम पूरा फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। चूँकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और z की वैल्यू क्या होगी? z तो परमाणु क्रमांक z ही दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होने वाला है, और भी बोल्ट में दिया हुआ है। अब इसका गुणा करेंगे तो 9 16 9 में 144 44.4 इंटू 9, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 19 में से 9 गया -9 +9 है ना, ये 10 बचा। फिर उसके बाद z है तो z और b है तो b हो जाएगा। ठीक, इतना बचा। अगला क्या है? फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ कुछ सॉल्व करने लायक क्या दिख रहा है? अब कुछ ज़्यादा कुछ तो सॉल्व करने लायक दिख नहीं रहा है। कहें तो हम वैल्यू को एंगस्ट्रॉन में बदल सकते हैं। बस ये तो आपका आंसर आ गया, एक आपका ये आंसर आ गया, और चाहे तो आप इसको एंगस्ट्रॉन में करके दूसरा आंसर ये ला सकते हैं। r इक्वल्स टू 14.4 ZD/V एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत धांसू था। समझ में आ गया हो तो भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट यही कर सकते हैं, और हमें भी ये आपका सपोर्ट लगेगा, प्यार लगेगा। क्या करते हैं बच्चों, प्लीज़ आपका सपोर्ट ही है जो हमें इस सब हम वीडियोस बनाते हैं। आप कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ एक और न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। आज का हमारा टारगेट है कि 5 क्वेश्चंस हम लगा लें, 5 क्वेश्चंस लगा लें। बात करते हैं किसी देखिए कितना क्वेश्चंस लग सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये तो क्वेश्चन क्या है? किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या है? 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² e-वोल्ट होता है। तो h की वैल्यू होगी 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। ये तो वैल्यू पता ही होगी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ बच्चे तो सॉल्व भी कर लेंगे, कुछ बच्चे होंगे नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ।
किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 3.4 ईवी है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया क्या है आपको, nवीं कक्षा की ऊर्जा ये है और होता है तो z की वैल्यू ये। तो आपसे पूछा है कि nवीं कक्षा में कोणीय संवेग पूछा है, कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ कोणीय संवेग पूछा है और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय दिया है आपको। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है आपको और यही आपको पूछ रहा है कि कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है। डालूंगी लेकिन मैं, हाँ तो मैसेज आ गया था बच्चों, लगता है किसी का था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा है। अगर चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, घर से लगा कर आ सकते हैं, बट हमें आप सब पे विश्वास नहीं है कि आप सब लगाएंगे। हम क्या बताएं आप सबसे कि आप पे विश्वास कैसे करें। अगर कमेंट में आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया ना देख कर भी, तो हम मान लेंगे कि आप हमसे पढ़े हैं। अदरवाइज़ तो हम वीडियो बनाएंगे तो हल देखेंगे ही। ठीक है, तो बात करते हैं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है, ये सबके दिमाग में होगा 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर मैं बात करूँ तो कितना दिया हुआ है, उत्तेजित माने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करूँ तो कितना दिया हुआ है, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। कैसे, हाइड्रोजन पर nवीं कक्षा, चूँकि मैं बता रही हूँ कि अगर मैं निकालूंगी तो 13.6 है, n² है, और यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँगी इससे तो यहाँ पे निकलेगा हमारा वैल्यू n=2। तो बोहर की परिकल्पना से अगर मैं बात करूँ, बोहर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है, बता दो भैया। इतना कोणीय संवेग किया है, ये तो कक्षा 10 में पढ़ लिए होगे। NH/2 होता है, लिख देती हूँ भैया, कुछ रहते हैं ऐसे बच्चे। तो n=2 है, तो यहाँ से जे लिख देते हैं, कोणीय संवेग को जे से प्रेजेंट करते हैं, NH/2 होगा। n की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14 और 2.1 × 10⁻34 जूल पर सेकंड हो सकता है। ये है वैल्यू। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, एकदम इजी से। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, कुछ छोटा ही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं। जिसके पास होगा वो तो लगाएगा ही। सही बोले। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में
कुल ऊर्जा का मान 3.4 eV है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की U मतलब स्थितिज ऊर्जा तथा K माने गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए या करो। तो ठीक है, ये है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल इलेक्ट्रॉन का मान इतना दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ये बात करें। तो उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और कर रहा है, तो भैया कैसे निकलेगा? इजी बहुत है, इजी पीजी बहुत है, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा की बात करें तो K इक्वल होता है माइनस का E होता है, K E के बराबर और E K की बराबर होता है ना। इसको टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक, T। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? माइनस तो ये रहेगा ही, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा E की वैल्यू। एकदम इजी क्वेश्चन। अगला आ जाएगा, बात करें स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा। तो गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू कुल ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा, इतना कुछ होता है। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू होगा क्या? कुल ऊर्जा माइनस का गतिज ऊर्जा, ऐसा कुछ होता है गतिज ऊर्जा। ठीक, तो इतना होता है, मैंने उसको इधर से निकाला ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुल ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारा दिया हुआ है गतिज ऊर्जा 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू क्या आ गई? 6 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम छोटा सा प्यारो सा क्वेश्चन था हमारा। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है? कौन देता है बताओ अपने बच्चों को? मैं देती हूँ। तो इजी पीजी क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को टफ क्वेश्चन दो। कौन कौन मुझसे सहमत है कि मैम टफ क्वेश्चन? थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी। आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ तुम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.2 × 10⁻19 जूल है। जब आप लोग लिखते जाइए भैया, साथ साथ लिखिए, ये नहीं कि मैडम लिख रही हैं तो मैडम को लिखने दो, हम वीडियो में बस लगे रहेंगे, देखते रहेंगे टकर टकर। नहीं, आप लोगों को भी लिखना है मेरे से। नहीं तो मैं क्वेश्चन ईजिली मैं बोल सकती थी, लेकिन मैं लिख रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में संख्या 3 से कक्षा 2 में संक्रमण करे
संक्रमण करे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन लिखा गया है, यदि हाइड्रोजन परमाणु से पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 22 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, तो जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या 3 से कक्षा 2 में संक्रमण करे माने जाए तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना कीजिए, जे की वैल्यू दी हुई है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, ज़्यादा नहीं, बस 1% टफ है, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो बताइए। इजी पीजी है, बहुत इजी है। सॉल्व करें, कोई जो सॉल्व करना चाहता है, मैं वेट कर लेती हूँ। कर लीजिए आप लोग सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ज़रूर सॉल्व कीजिए, और होगा, आप ही से सॉल्व होगा, हमसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए 5 मिनट बाद, मैं इधर बताती हूँ, ठीक। हाँ, तो क्योंकि हाइड्रोजन की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो En इक्वल्स टू माइनस का RH/n² होता है। En इक्वल्स टू माइनस का RH/n² होता है। इट इज़ दिस फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जिसको न याद हो वो याद कर ले, क्या कि आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होती है। तो E1 की वैल्यू होती है माइनस का RH, और ये वैल्यू दिया हुआ है आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है माइनस का 22 इंटू 10⁻19 जूल। और ये क्या हो रहा है यार वीडियो का, तो हाँ, और n इक्वल्स टू 3 में ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी, E3 इक्वल्स टू E1। चूँकि E1 की वैल्यू मैंने बता दिया है कि ये E1 की वैल्यू है, तो क्या मैं ये n पे यहाँ पे E1 ये रख कर के n² कर सकती हूँ, या मैं ऐसा कर सकती हूँ कुछ E1/n²। अगर n की वैल्यू मैंने 3 रखी तो n के बराबर पे 3 रखा और 3 का स्क्वायर किया तो 3 त्रिका 9, तो आया 9, ठीक। अगला हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.14 इंटू 10⁻19 जूल। अगर यही मैं n की वैल्यू 2 रखूँ, क्योंकि 3 से 4 में संक्रमण की बात की है ऊर्जा, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा E2 इक्वल्स टू E1 तो दिया होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 4, फिर इसको मैंने कट ऑफ किया क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने 22 टू 10⁻19/4 दिया है, तो 4 से काटा तो 4 चौका 16 आएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 5 दशमलव माइनस का 5 इंटू 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्योंकि n से 4 में संक्रमण कर रही है, तो डेल्टा E इक्वल्स टू होगा E3 माइनस का E2। एनर्जी वेरिएबल यही होगा, ऐसा ही कुछ एनर्जी वेरिएबल होने वाला है, तो माइनस का 2.44 इंटू 10⁻19 माइनस 5.4 इंटू 10⁻, और हाँ, तो हमारा E0 की वैल्यू है E3 माइनस E1। अगर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और 5.5 पे, फिर इसको सॉल्व करने पे ये आया। फिर V इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने इसको इधर किया और न्यू की वैल्यू इन दिस फार्मूला से मैंने ज्ञात किया, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन इजी पीजी, बहुत इजी था, बट जिसको टफ लगा हो अब वही जाने।
उसका क्या हाल है। और यहाँ पे ये मैंने बाई किया, फिर इसको मैंने बाई करके इजी में यहाँ से निकाल लिया। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा n इक्वस टू 3 से कक्षा n इक्वस टू 2 में एक संक्रमण होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु है, कक्षा n इक्वस टू 3 से कक्षा n इक्वस टू 2 में एक हाइड्रोजन संक्रमण होता है। उत्सर्जित फोटान, चूँकि संक्रमण हो रहा है तो फोटान एनर्जी निकलेगी। उत्सर्जित फोटान की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य की बात कर दी भाई, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होगा? ये थोड़ा सा धांसू है। स्पेक्ट्रम की बात की, लेकिन स्पेक्ट्रम जिसको पता होगा वो तो निकाल ही लेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बड़ा है। पहले हमें संक्रमण होता है तो हमें क्या ज्ञात करना है? तरंग दैर्ध्य। उसके बाद हमें उसकी फोटान एनर्जी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें फोटॉन एनर्जी